नमस्कार। सिलेक्शन आइडिया विद केपी पे आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे संविधान के एक महत्वपूर्ण टॉपिक प्रस्तावना के बारे में। तो यह वीडियो सभी एग्जामों के लिए होगा, लेकिन स्पेशली यूपी पेट का जो एग्ज़ाम हो रहा है 28 से 29 अक्टूबर को, उसमें यह अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के जो भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न आने वाले हैं उसमें यह लाभदायक वीडियो होगा। चलिए देखते हैं आज का टॉपिक प्रस्तावना। बात करें प्रस्तावना की, तो प्रस्तावना संविधान के परिचय अथवा भूमिका को कहते हैं। तो प्रस्तावना कहते किसे हैं? तो प्रस्तावना संविधान के परिचय अथवा भूमिका को ही प्रस्तावना कहते हैं, यानी कि जो संविधान का परिचय करा दे वही प्रस्तावना है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है? अगला पॉइंट है प्रस्तावना संविधान के उद्देश्यों का वर्णन करता है, यानी कि हमारे संविधान का क्या उद्देश्य है उसका वर्णन कौन करता है? तो वह प्रस्तावना करता है। इसमें संविधान का सार होता है, तो प्रस्तावना में ही हमारे संविधान का पूरा सार निहित है। अगला पॉइंट है संविधान को न्यायिक अर्थ प्रदान करता है, तो यह प्रस्तावना ही हमारे संविधान को न्यायिक अर्थ प्रदान करता है, यानी कि हमारा संविधान कैसा हो या किस आधार पर हमारे देश में न्याय सिस्टम लागू हो, वह प्रस्तावना यह संविधान को अर्थ प्रदान कर देता है। अगला पॉइंट है प्रस्तावना का स्रोत है वह अमेरिका से लिया गया, यानी कि प्रस्तावना जो लिया गया है जिसका स्रोत है अमेरिका यूएस से, और प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, और इसका आधार है उद्देश्य प्रस्ताव। तो अगला पॉइंट देख लेते हैं इसमें, और कि 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया। तो जो यह आज का वर्तमान प्रस्तावना है, पहले यह संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में प्रस्तुत किया गया था। और कब किया गया था? तो 13 दिसंबर 1946 को किया गया था, लेकिन यह 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा एक्सेप्ट यानी कि स्वीकार किया गया था। तो दोनों डेट याद रखेंगे कि प्रस्तुत कब किया गया था या पेश कब किया गया था संविधान सभा के समक्ष, तो 13 दिसंबर 1946 को, और संविधान सभा द्वारा स्वीकार कब किया गया था? तो 22 जनवरी 1947 को यह स्वीकार किया गया था। अगला पॉइंट है संविधान के प्रस्तावना की विषय वस्तु, टेक्स्ट ऑफ प्रियम्बल। तो संविधान के प्रस्तावना की विषय वस्तु में पहला है संप्रभुता। तो संप्रभुता किसे कहते हैं ये देख लेते हैं पहले। भारत न तो किसी अन्य देश पर निर्भर है और न ही किसी अन्य देश का डोमिनियन है, यानी भारत अपने निर्णय लेने के लिए किसी अन्य देश पर निर्भर नहीं है, यानी कि वह पूर्ण रूप से स्वतंत्र है कि उसे आंतरिक और बाहरी मामलों में क्या निर्णय लेना है, यह भारत पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। इसी को हम लोग संप्रभुता भी कहते हैं। यह किसी अन्य देश का डोमिनियन नहीं है, यानी कि अधिकार क्षेत्र में यह किसी अन्य देश के अधिकार क्षेत्र में भारत नहीं है। तो संप्रभुता का मतलब यही होता है कि अपने निर्णय स्वयं से लेना, वह मामले आंतरिक हो या बाह्य मामले हो, उसका स्वतंत्र निर्णय खुद से लेना, उसे ही संप्रभुता कहते हैं। अगला है समाजवादी। तो समाजवादी, तो पहले ये देखते हैं कि यह 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। पहला समाजवादी, दूसरा पंथ निरपेक्ष, और तीसरा अखंडता। तो अखंडता भी हम लोग प्रस्तावना में देखते हैं, और समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, तो ये तीनों शब्द जो हैं 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़े गए हैं। अगला पॉइंट है राष्ट्र के संसाधनों पर सबका समान अधिकार हो। तो समाजवादी का मुख्य जो अर्थ होता है वह है राष्ट्र के संसाधन जितने भी उस पर सभी नागरिकों का समान अधिकार हो, किसी एक व्यक्ति के या किसी एक संस्था के प्रति केंद्रित न हो, उसे समाजवादी कहते हैं। अगला है पंथ निरपेक्ष। तो यह अभी बताएं कि 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा ये भी जोड़ा गया था हमारे प्रस्तावना में। तो पंथ निरपेक्ष का आशय क्या है? तो इसका आशय है सभी धर्मों को समान महत्व दिया जाएगा और राष्ट्र का कोई अपना धर्म नहीं होगा। तो इसे याद रखेंगे कि पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है कि सभी धर्मों को समान महत्व दिया जाएगा और राष्ट्र कोई भी अपना धर्म, यानी राष्ट्र का कोई अपना धर्म नहीं होगा। अगला पॉइंट है लोकतांत्रिक। तो लोकतांत्रिक संप्रभुता के सिद्धांत पर आधारित है। तो इसे पहले याद रख लेंगे कि यह संप्रभुता के सिद्धांत पर आधारित है, लोकतांत्रिक या लोकतंत्र। इसमें अगला पॉइंट है प्रस्तावना में एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था की परिकल्पना की गई है, यानी कि हमारे प्रस्तावना में कहा गया कि हमारा संविधान या हमारा राष्ट्र कैसा होगा, तो वह लोकतांत्रिक होगा। लोकतांत्रिक का यानी लोकतांत्रिक या गणराज्य का
लोकतांत्रिक का मतलब क्या है, आशय क्या है, तो यह सर्वोच्च शक्ति जनता के हाथों में हो। तो जहाँ पे सर्वोच्च शक्ति जनता के हाथों में निहित होती है वहाँ पे लोकतंत्र होता है। अर्थात राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव वयस्क मताधिकार या निर्वाचन के माध्यम से हो। जो भी हमारे अध्यक्ष जैसे राष्ट्रपति हुए, प्रधानमंत्री हुए, इनका जो भी चुनाव हो वह वयस्क मताधिकार के द्वारा हो, न कि किसी एक मूल राजवंश के द्वारा या एक परिवार के तहत चला आ रहा हो। अगला है, इसमें कानून की सर्वोच्चता होती है, यानी लोकतांत्रिक राज्य में या देश में क्या होती है, कानून की सर्वोच्चता होती है। इसमें न्यायपालिका स्वतंत्र होती है। तो लोकतांत्रिक में न्यायपालिका अपने अपने क्षेत्र में वह स्वतंत्र होती है निर्णय देने के लिए, यानी कि न्यायपालिका की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। अगला है गणराज्य और गणतंत्र। गणतंत्र यानी रिपब्लिक, अर्थ है भारत का प्रमुख यानी राष्ट्रपति का चुनाव के जरिए सत्ता में आता हो। यानी गणतंत्र रिपब्लिक किसे कहते हैं कि जिसमें भारत का प्रमुख राष्ट्रपति का चुनाव के जरिए ही सत्ता में आता हो, किसी एक मूल या राजवंश के परिवार का न हो, यानी कि एक ही पीढ़ी के द्वारा चला आ रहा न हो, तो इसे गणतंत्र कहते हैं। इसमें सबको समान अधिकार होता है। अगला पॉइंट है न्याय। तो प्रस्तावना में हमें न्याय भी देखने को मिल जाएगा। तो पहले ये देख लेते हैं कि प्रस्तावना में 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। इसमें देखिए थोड़ा सा गलत हो गया है, स्वतंत्रता नहीं, यहाँ पे न्याय होगा, थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो गया है। तो प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, यहाँ पे स्वतंत्रता नहीं है, इसे याद रखेंगे। पहला सामाजिक न्याय, दूसरा आर्थिक न्याय और तीसरा राजनीतिक न्याय। तो हमारे प्रस्तावना में 3 प्रकार की न्याय की बात की गई है। पहला सामाजिक न्याय, दूसरा आर्थिक न्याय और तीसरा राजनीतिक न्याय। देख लेते हैं सामाजिक न्याय के बारे में। तो हर व्यक्ति के साथ जाति, रंग, धर्म, लिंग आधार पर बिना भेदभाव किए समान व्यवहार होगा। तो समाजवादी न्याय में ये कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, रंग, धर्म, लिंग भेद के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, सबको समान न्याय दिया जाएगा। अगला है आर्थिक न्याय। आर्थिक कारणों के आधार पर किसी भी व्यक्ति से भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो इसमें आर्थिक न्याय में कि आर्थिक कारणों के आधार पर किसी व्यक्ति से भेदभाव ना, ऐसा ना हो कि कोई धनी व्यक्ति है तो उसके साथ कुछ अन्य व्यवहार किया जा रहा है और कोई गरीब व्यक्ति या किसान व्यक्ति है तो उसके साथ कोई दूसरा व्यवहार किया जा रहा हो, तो ऐसा नहीं होगा। आर्थिक न्याय में यही है कि सबको समान आर्थिक न्याय प्रदान किया जाएगा। राजनीतिक न्याय, हर व्यक्ति को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे, यानी कि राजनीतिक न्याय में सबको समान अधिकार प्राप्त होंगे चुनाव लड़ने के लिए। वह चुनाव चाहे राष्ट्रपति का हो या ग्राम प्रधानी का हो या एमएलए का हो या एमपी का हो, सबको समान अधिकार प्राप्त किए जाएंगे। समता, समता बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति को समान अवसर प्रदान किया जाएगा, यानी बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति को समान अवसर प्रदान किया जाएगा। इसका तात्पर्य है नागरिकों में समानता को दर्शाता है, चाहे वे सामाजिक स्तर पर हों, आर्थिक स्तर पर हों या राजनीतिक स्तर पर हों। तो समता में हर सभी व्यक्ति यानी बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति को समान अवसर प्रदान किए जाएंगे। और अब वो असमान कैसा हो, सामाजिक स्तर पे हो या आर्थिक स्तर पे हो या राजनीतिक स्तर पे हो, हर जगह पे उसको समान भेदभाव किया जाएगा। प्रस्तावना में प्रतिष्ठा और अवसर की समानता की बात की गई है। तो प्रस्तावना में किस प्रकार की समानता की बात की गई है, तो प्रतिष्ठा और अवसर की समानता की बात की गई है। अगला है प्रस्तावना के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। तो देख लेते हैं प्रस्तावना के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। प्रस्तावना के अनुसार संविधान का स्रोत क्या है, तो प्रस्तावना के अनुसार संविधान का स्रोत है हम भारत के लोग। तो प्रस्तावना कहता है कि संविधान का स्रोत क्या होगा, तो वह भारत के लोग होंगे, यानी कि हम भारत के लोग होंगे। दूसरा पॉइंट है प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। तो प्रस्तावना में 5 प्रकार के स्वतंत्रता का उल्लेख है। पहला विचार की स्वतंत्रता, दूसरा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तीसरा है विश्वास की स्वतंत्रता, चौथा है धर्म की स्वतंत्रता और पांचवा है उपासना की स्वतंत्रता। तो इसे याद रख लेंगे कि हमारे संविधान में न्याय कितने प्रकार के बात की गई है, तो 3 प्रकार की न्याय की बात की गई है और स्वतंत्रता 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। तो इसे भी याद रख लेंगे कि प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। अगला है प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं। तो यह क्वेश्चन कई बार उठाया और इस पर कई विवाद भी हुए हैं कि प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं।
तो उसमें से कुछ हम लोग मुख्य केस देखेंगे प्रस्तावना से संबंधित। तो पहले ही देख लेते हैं कि मूल संविधान में क्या कहा गया था। तो मूल संविधान में प्रस्तावना को संविधान का अंग है, यानी कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, यह मूल संविधान में माना गया था। लेकिन बाद में कुछ केस हुए, तो री बेरोबारी केस हुआ 1960 में। इसमें कहा गया यानी निर्णय लिया गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। तो मूल संविधान में तो मान लिया गया था कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, लेकिन 1960 में जो बेरोबारी केस आता है उसमें प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है यह कह दिया जाता है। लेकिन ठीक इसी के बाद गोलकनाथ केस आता है जो 1967 में आता है इसका निर्णय। तो इसमें कहा जाता है कि प्रस्तावना संविधान की मूल आत्मा है। तो इसमें तो मान लिया गया गोलकनाथ केस में कि प्रस्तावना संविधान की मूल आत्मा है, और यह गोलकनाथ केस कब आता है तो 1967 में इसका निर्णय आता है। इसे याद रखेंगे। प्रस्तावना का अपना कोई विधिक प्रभाव नहीं है, तो ये भी याद रख लेंगे नोट में कि प्रस्तावना का कोई अपना विधिक प्रभाव नहीं है। अब अगला केस आता है गोलक केशवानंद केस। तो गोलकनाथ केस 1967, उसके बाद केशवानंद केस आता है 1973। तो याद रखेंगे इसका निर्णय 1973 में आता है। इसमें 13 जज की बेंच बैठती है। अब तक सबसे बड़ी संवैधानिक बेंच बैठी है हमारे सर्वोच्च न्यायालय में, और निर्णय 7-6 से आता है। इसमें प्रस्तावना को संविधान का अंग माना जाता है, यानी कि इसमें प्रस्तावना को संविधान का अंग माना जाता है। और इसमें कहा जाता है कि संसद इसमें संशोधन कर सकती है, यानी कि जब प्रस्तावना संविधान का अंग हो गया तो इसमें पूरा अधिकार है संसद को इसमें संशोधन करने के। लेकिन इसमें एक कंडीशन रख दिया गया कि मूल ढांचे यानी कि मूल आधार को छोड़कर, जो भी मूल ढांचा है संविधान का यानी प्रस्तावना को और संविधान का उसको छोड़कर, और मूल ढांचे का निर्धारण कौन करेगा तो यह सुप्रीम कोर्ट करता है। तो देख लेते हैं प्रस्तावना में संशोधन। जो प्रस्तावना में संशोधन होता है तो इसमें अब तक एक बार संशोधन किया गया है, वो भी 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। और इसी संविधान संशोधन के तहत प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, पहला समाजवाद, दूसरा पंथ निरपेक्ष और तीसरा अखंडता। तो जो 42वां संविधान संशोधन 1976 में होता है, इसमें प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए हैं, पहला समाजवाद, दूसरा पंथ निरपेक्ष, तीसरा अखंडता। याद रखेंगे कि यही क्रम भी है, पर समाजवाद पहले, फिर पंथ निरपेक्ष और अखंडता। तो क्रम भी कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि जो 42वें संविधान संशोधन या जो प्रस्तावना में संशोधन किया गया और 3 शब्द जोड़े गए उनका क्रम क्या है, सही क्रम क्या है। तो ऐसे एकदम डायरेक्ट आपको एग्जाम में मिल जाएगा। और यहाँ पे देख लेंगे एक बात, और एक थोड़ी सी गलती हुई है उसको थोड़ा सा सुधार कर लीजिए। यहाँ पे देखिए स्वतंत्रता नहीं न्याय दिया गया है, तो थोड़ा सा टाइपिंग एरर है। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान देंगे कि 3 प्रकार के न्याय की बात की गई, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो गया था, तो इसे ध्यान रखेंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर नए हैं तो। और सभी एग्ज़ामों से, यानी कि जो भी एग्ज़ाम आने वाले हैं, यूपी पेट हुआ या यूपी पुलिस हुआ, उससे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि इस वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।